नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले व्याख्यान में रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 देखा था, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का अध्ययन किया था। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स और बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दो प्रकार से निकाले जाते थे। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग निकालने की उपयोगिता होती है और उसका उद्देश्य भी अलग अलग हो सकता है। एक रेशियो जो था, जैसे सेल्स पर निकालते हैं प्रॉफिट का, लेकिन उसके बावजूद भी कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालना ज़रूरी हो जाता है, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। आज हम देखेंगे कि एक्टिविटी रेशियोज कौन से होते हैं। जैसे अपन ने पहले ही बता दिया था कि भाई मुख्य रूप से हमने सारे रेशियोज को 4 भागों में बांटा था। इसमें पहला प्रॉफिटेबिलिटी था, दूसरा एक्टिविटी था, तीसरा सोल्वेंसी था और चौथा ओनरशिप रेशियोज थे। तो आज हम एक्टिविटी रेशियोज के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे कि ये रेशियोज कौन से होते हैं, इनकी किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं। तो संचालन क्षमता अनुपात कहते किसे हैं? जब कोई संस्था अपने संसाधनों का एवं वित्तीय नीतियों का कितनी दूरदर्शिता और लाभदायकता से पालन कर रही है, ये जानने हेतु निकाले जाने वाले अनुपात निष्पादन अनुपात कहलाते हैं। ये जानने हेतु निकाले जाने वाले अनुपात निष्पादन अनुपात कहलाते हैं। यानी जितने भी संस्था के जो संसाधन हैं, संसाधन का मतलब यहाँ पर हम एक रूप से तो ये कह सकते हैं कि उसके फंड्स हैं। दूसरे जो फंड्स जिन चीज़ों में लगाए जाते हैं, जैसे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, ये उसकी इन्वेस्टेड जो राशि होती हैं। क्योंकि पैसा जो होता है, फंड्स आते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं और जिन संपत्तियों में वो इन्वेस्टेड होते हैं, उन संपत्तियों की सहायता से जो टर्नओवर हासिल की जाती है, जो बिक्री हासिल की जाती है, वही उसकी संचालन क्षमता का परिचायक होती है। यानी एक तरह से हम मार्केटिंग एफिशिएंसी को वो शो करती है। तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो संस्था जो है वो जो इस तरीके से जो लगाए गए संसाधन हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हासिल कर पा रही होती है, तो वो संस्था की अच्छी विपणन क्षमता का परिचायक होती है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिन संपत्तियों में पैसा लगाया गया है, जैसे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल है, डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, और उनकी कंपैरिजन में यदि कोई संस्था अच्छा सेल हासिल कर पा रही है, तो वो उसकी अच्छी क्षमता का परिचायक हो सकती है। लेकिन ये जो फैक्ट है, ये हमेशा ऑलवेज दिस इज़ नॉट राइट। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा उधारी पर कार्य करती हैं, यानी बहुत ज़्यादा बिक्री हासिल कर लेती हैं और ये कह सकती हैं कि उनके मैनेजर्स कह सकते हैं कि हमारी टर्नओवर बहुत बढ़िया है, इतनी टर्नओवर हमने हासिल कर ली। लेकिन ये कार्य उनके लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो उनका जो है वो बहुत ज़्यादा वो क्रेडिट पर चल रहे हों और उधारी पर चल रहे हों, और उन्होंने अपना जो है वो अधिकांश जो पैसा है वो उन्होंने उधारी के अंदर यानी डेटर्स के रूप में चला गया, जिससे उनके पास सामने एक लिक्विडिटी क्रंच, जिसको अपन कह सकते हैं कि तरलता का संकट आ सकता है। तो ये कोई हमेशा ही ये बात सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस संस्था की बिक्री ज़्यादा आ रही है इन्वेस्टेड जो अमाउंट की तुलना में, तो वो एक अच्छी बात का परिचायक हो सकती है। पहला इसका रेशियो होता है वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, जिसका सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन एवरेज स्टॉक से अपन इसको निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, कैरेज इनवर्ट्स, वेजेस वगैरह अपन जोड़ लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को अपन घटा देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। एवरेज स्टॉक का अपन इसमें भाग देते हैं। एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपन 2 होता है, तो एवरेज स्टॉक आ जाता है।
अब यहाँ पर एक बात और है इम्पोर्टेंट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही अपन को लेनी चाहिए। कई बार अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं होती या दी भी नहीं होती या पता नहीं लगा सकते तो हमें सेल्स का यूज़ करना चाहिए। एवरेज स्टॉक का ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होता तो केवल क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पर ये रेशियो निकाला जाता है। चूँकि स्टॉक का संबंध कॉस्ट से होता है, इसलिए ऊपर अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं और नीचे एवरेज स्टॉक ही लेते हैं। ये अनुपात वास्तव में ऊंचा आना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि कोई भी संस्था कम स्टॉक रख करके अधिक बिक्री हासिल कर पा रही है, तो ये कि उसकी अच्छी विपणन क्षमता का परिचायक होती है। ये बात एक सीधा सीधा इसका अर्थ निकलता है कि स्टॉक में कम पैसा, यानी उसको कम पैसे की लिक्विड लगा करके अपनी लिक्विडिटी कम फंसा करके और वो ज़्यादा बिक्री हासिल कर पा रही है, तो ये उसकी अच्छी संचालन क्षमता का परिचायक होती है। और इसी तरीके से दूसरा रेशियो एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। तो ये एसेट्स टर्नओवर रेशियो जो है, ये इसमें अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल्स के अंदर अपन टोटल एसेट्स का भाग दे देते हैं, तो एसेट्स टर्नओवर निकलती है। यानी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं जिसके अंदर अपन फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स जोड़ लेते हैं, वो लगा करके के, और अगर कोई संस्था खूब ज़्यादा बिक्री हासिल कर पा रही है तो अच्छी संस्था का, उस अच्छी बात का परिचायक है। लेकिन फिर यहाँ पर वही प्रश्न आता है कि कोई ज़रूरी नहीं होता हमेशा, कई बार उधारी के कारण से अगर वो करते हैं तो उसकी और ट्रेडिंग की का परिचायक भी हो सकती है कि भी समान फंड्स लगा करके अगर कोई एक संस्था दूसरी संस्था की तुलना में ज़्यादा बिक्री हासिल कर पा रही है तो ये अच्छी बात हम मान सकते हैं। लेकिन अगर इतनी ज़्यादा बिक्री हासिल कर रही है कि जो एक तरह से बियॉन्ड लिमिट्स हो जाती है, तो इसका मतलब वो संस्था ज़्यादा साख पर चलती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उत्पादन और बिक्री की जो मात्रा होती है उसकी वर्किंग कैपिटल की तुलना में बढ़ जाती है, तो ये और ट्रेडिंग का परिचायक होती है। कहने का मतलब जैसे वर्किंग कैपिटल मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाई और उसकी उत्पादन और बिक्री की मात्रा उसकी 2 लाख हो रही है, तो दैट इज़ नॉट ए गुड साइन ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस, तो ये भी उसका अच्छी बात नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि कोई भी संस्था अपनी स्थायी संपत्तियों में विनियोजित धन का कितनी कुशलता से प्रयोग की जा रही है, इसके लिए फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। और ये रेशियो भी जितना ज़्यादा आता है उतना अच्छा माना जाता है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब ये होता है कि कार्यशील पूंजी में जो धन इन्वेस्टेड है उसका कितनी कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए अपन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। यदि ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है, यदि ये अनुपात फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो की तुलना में कम आता है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी संस्था के यदि कुछ दीर्घकालीन फंड्स जो कि अल्पकालीन उद्देश्यों के लिए यानी वर्किंग कैपिटल में लगे हुए हैं, उस पैसे का ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसी भी सूरत में ये रेशियो जो है वो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो से कम नहीं आना चाहिए। अगला है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का मतलब यहाँ पर ये है कि फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल को मिलाकर के जो फंड्स होते हैं उन्हीं को तो अपन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। तो उन दोनों चीज़ों को यानी फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों मिलाकर के जो फंड्स होते हैं उनका कितनी कुशलता से प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए ये कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला होता है कि रिसीवेबल टर्नओवर और डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो निकालने के लिए अपन रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, यानी इसके अंदर सेल्स नीचे ली जाती हैं, तो रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स से ये रेशियो निकालते हैं, जिसका रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, BR और डेटर्स होते हैं, और उनको जब अपन जोड़ देते हैं तो वो रिसीवेबल्स आ जाते हैं। कई बार इनको एवरेज रिसीवेबल्स भी लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग करके 2 का भाग ले देते हैं, तो एवरेज रिसीवेबल्स भी यूज़ किया जा सकता है। रिसीवेबल्स और नेट क्रेडिट सेल्स का ये जो रेशियो होता है ये जितना कम आता है उतना अच्छा माना जाता है, और इसका कारण ये होता है कि वो संस्था जो होती है वो कम पैसे लगा कर, यानी उसकी उधार बिक्री जो होती है वो उसने कम रखी, मतलब वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका पैसा उधारी में कम फंसा हुआ होता है, तभी ये अनुपात नीचा आएगा। जितने रिसीवेबल्स कम होंगे यानी डेटर्स में पैसा कम फंसा हुआ है, ये इसका परिचायक होता है, तो ये उसकी अच्छी विपणन क्षमता का, उसकी अच्छी कार्यकुशलता का परिचायक होती है। कभी कभी इसके लिए अपने एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते हैं।
कि भी उसके लिए अपन 360, 365, 12, 52 किसी से भी गुणा करके अपन महीनों में, सप्ताह में, दिनों में इसको निकाल सकते हैं। और ये जितने कम आते हैं उतना एक संस्था की तुलना में दूसरी संस्था की, अगर ये एक एवरेज कलेक्शन पीरियड कम आ रहा है, इसका मतलब कोई वो जो संस्था जिसका कम आ रहा है वो बहुत जल्दी ही पैसों को रिकवर कर पा रही है। तो ये एक उसकी अच्छी क्षमता का या वसूली का में तीव्रता का परिचायक होती है। एक एवरेज पेमेंट पीरियड होता है। एवरेज पेमेंट पीरियड ये वास्तव में ये तो होता तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का पता लगाने के लिए होता है कि कोई संस्था जो होती है उसकी अल्पकालीन शोधन क्षमता कितनी बड़ी है, इसके लिए अपन निकालते हैं। लेकिन दूसरी अगर इसका एस्पेक्ट देखें एक्टिविटी के लिए, इसका एस्पेक्ट ये होता है कि यदि कोई संस्था जल्दी पेमेंट वसूल भी कर रही है और जल्दी ही पेमेंट कर पा रही है तो ये भी उसकी अच्छी संचालन क्षमता का परिचायक होती है। और इसके लिए अपन पेबल अपॉन टर्नओवर जो है वो नेट क्रेडिट परचेजेस का भाग देते हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि ये अनुपात जितना नीचे आता है उतना इसकी परिचायक होता है कि लेनदारों को बहुत जल्दी पेमेंट कर पा रही है। और लेनदारों को जल्दी पेमेंट कब कर पाएगी? जब उसके पास में कैश फंड्स होंगे। कैश फंड्स उसके पास कब होंगे? जब वो जल्दी लेनदारों से ले पा रही है या स्टॉक में कम इन्वेस्टेड कर पा रही है। तो ये उसकी अच्छी लिक्विडिटी का परिचायक होती है। तभी तो वो, और अच्छी लिक्विडिटी किससे रिलेटेड है? अच्छी लिक्विडिटी उसकी अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर रिलेटेड है। इसलिए हम इसको एक्टिविटी रेशियोज़ के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और ये जो रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाएंगे उसका अभिप्राय होता है कि वो जल्दी कितना पेमेंट कर पा रही है। और इसमें पेबल्स के अंदर अपन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ले लेते हैं। कभी एवरेज निकालना होता है तो ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज ले लेते हैं। इसके बाद में जैसे कुछ आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं कि भी कोई भी जो संस्था है उसकी संचालन क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है, जो कि आपको पीछे बताया गया है डेफिनेशन में। अति व्यापार किसे कहते हैं? कोई संस्था है वो लगाए गए धन की तुलना में बहुत ज़्यादा अगर बिजनेस कर लेती है, यानी वो साख पर डिपेंड करती है। और उच्च स्कंदावर्त किस तथ्य का परिचायक है, ये भी अपने को बता चुके हैं कि संस्था है वो कम स्टॉक रख करके अगर अधिक आवर्त हासिल कर पा रही है तो वो संस्था की अच्छी विपणन क्षमता का, मार्केटिंग एफिशिएंसी का सिग्नल होता है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कभी भी फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है कि उसकी जो लॉन्ग टर्म फंड जो अल्पकालीन उद्देश्य के लिए लगे गए हैं उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यदि गत वर्ष की तुलना में गिर जाता है तो ये किस तथ्य का परिचायक है? ये इस तथ्य का परिचायक है कि संस्था बहुत जल्दी अपने देनदारों से पैसा वसूल कर पा रही है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड किसे कहते हैं कि कितनी जल्दी पैसा उसके लिए जो है वो वसूली हो रही है, कितने दिनों में, कितने समय में, इसके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाला जाता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुपात थे एक्टिविटी रेशियोज के बारे में जिनका हमने आज अध्ययन किया। आज इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।